अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 56, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था और इससे पिछला लेक्चर जो था वो बेसिक्स के ऊपर था। आज हमारे पास मेन जो हाइडिंग है वो तो पीरियोडिक वेव है, लेकिन उसकी जो सब हाइडिंग है ना वो है हमारे पास फेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। और इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे ये वाले पॉइंट्स, एक इन फेज एक आउट फेज क्या चीज़ है, लीड करना क्या होता है और लैग करना क्या होता है। इन पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस करना है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले सिंगल वेव को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेव मौजूद है। अब उस वेव के बनने की वजह क्या है मैं यहाँ पे साथ ही बना देता हूँ। हमारे पास लेट से ये यूँ समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम बना हुआ था और ये स्प्रिंग मैस सिस्टम बेसिकली ओसिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वेव फॉर्म बन रही है, जैसा कि आपको पिछले चैप्टर के अंदर सिखाया गया। तो वेव फॉर्म अब हमारे पास आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन फेज होता क्या है, इन फेज का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन इसकी है, द पॉइंट्स विच हैव द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। स्टेट मीन्स यहाँ पे हमारे पास होगा, स्टेट का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा कि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और उसकी या फिर वेलोसिटी। स्टेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी लिया जाता है। अब बात हो रही है कि अगर मैं किसी एक वेव के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स लूँ और उन दो डिफरेंट पॉइंट्स की जो स्टेट है वो सेम आ रही हो, सेम मीन्स उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो उन दो पॉइंट्स का और उनकी वेलोसिटी भी सेम हो, तो ऐसे पॉइंट्स को नाम दिया जाएगा इन फेज पॉइंट्स। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे मेरे पास सी प्राइम है। अब सी और सी प्राइम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास वेव अपसाइड जा रही थी। अगर मैं इसको स्प्रिंग मैस सिस्टम के साथ कंपेयर करूं तो बेसिकली ये मैस अपसाइड मूव कर रहा था और जब ये सी पॉइंट आएगा तो इसके अल्टरनेट जो हमारे पास पोजीशन बनेगी वो क्या आएगी, वो बेसिकली होगी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सी पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अब इसी के कोरिस्पॉन्ड सी प्राइम पे अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास सेम इसी तरह की स्टेट बन रही है सी प्राइम पॉइंट की भी। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास मैक्सिमम है और वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है। तो सी और सी प्राइम जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपस में क्या है, इन फेज, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के ऊपर स्टेट सेम है। इसी तरह ज़रा नोट करें, अगर मैं ये पी और पी प्राइम पॉइंट की बात करूं तो ये भी यहाँ कहीं पे पोजीशन आएगी। इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन के कोरिस्पॉन्ड यहाँ पे भी इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ वेलोसिटी होगी। और उसी के साथ अगर मैं इस पी प्राइम को कंपेयर करूँ तो पी प्राइम पे भी सेम वही वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होगा जो बेसिकली पी पॉइंट शो कर रहे। तो इन दो पॉइंट्स का भी अगर देखा जाए पी और पी प्राइम का, तो ये भी सेम स्टेट आपस में शो कर रही हैं, तो ये भी कौन से पॉइंट्स होंगे आपस में, इन फेज पॉइंट्स माने जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें हम डी के लिहाज से तो ये अब फर्स्ट एक्सट्रीम तो नहीं है, सेकेंड एक्सट्रीम बनेगी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन। बट ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशन दोनों में सेम एक्सट्रीम पोजीशन बन रही है, सेम एम्पलीट्यूड बन रहा है, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट बन रहे हैं, सेम वेलोसिटी होगी। तो डी और डी प्राइम भी हमारे पास क्या होंगे, डी और डी प्राइम ये भी हमारे पास क्या होंगे, इन फेज पॉइंट्स माने जाएंगे। जबकि अब आउट फेज क्या है, अगर मैं सी और डी को आपस में कंपेयर करवाऊं तो सी देखें फर्स्ट एक्सट्रीम पे मौजूद है जबकि डी सेकेंड एक्सट्रीम पे मौजूद है। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, टोटली ऑपोजिट है। इसका डिस्प्लेसमेंट अप साइड है अगर मैं स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिहाज से देखूं, और इसका डिस्प्लेसमेंट लोअर साइड है। तो दोनों एक दूसरे के बेसिकली प्योरली ऑपोजिट पॉइंट्स आ रही हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये सी और डी, ये हमारे पास आउट फेज है और ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। इसी तरह डी को मैं सी के साथ कंपेयर करूं तो ये भी आउट फेज है, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी जो डिस्प्लेसमेंट या स्टेट है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है।
सी प्राइम को मैं डी प्राइम के साथ कंपेयर कर लूँ तो ये भी हमारे पास आउट फेज है। तो अब बात करती हैं, ये डेफिनेशन हमने देख ली इन फेज की, द पॉइंट्स विच हैव द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और आउट फेज की बात करेंगे, द पॉइंट्स विच हैव ऑपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जैसा कि मैंने सी और डी की बात की, दोनों का ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट बन रहे, तो ऑपोजिट स्टेट्स इसमें मौजूद थी। अब ये मैंने क्या चीज़ें लिखी है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये देख लेते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। लेट्स से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक वेव मौजूद है, ये मेरे पास एक वेव मौजूद है 0.1 0.2 0.3 एंड इससे आगे ले जाती है ये 0.4। अब देखा जाए 1 और 2 दोनों हमारे पास इन फेज पॉइंट्स हैं। इसी तरह 1 और 3 की अगर मैं बात करूं तो ये भी तो सेम स्टेट बन रही है, 1 और 3 की भी, ये भी इन फेज होगा। 1 और 4 की बात करूं तो ये भी इन फेज है। अब हम यहां से एक कंडीशन बना लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स आपस में इन फेज होंगे। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करूं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, जैसा कि यहां से लेके यहां तक मैं मानता हूं एक वेव मुकम्मल है तो ये सिंगल वेवलेंथ है। यहां से यहां तक बात करूं तो इनिशियल से यहां तक एक वेवलेंथ, यहां तक 2 वेवलेंथ्स, और इसको अगर कंप्लीट करूं तो यहां तक 3 वेवलेंथ्स और ये हमारे पास 4 वेवलेंथ्स। सेम अगर उसी ऑर्डर से हम चलें तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की लेंथ 1 वेवलेंथ। तो इसके लिए जो मेरे पास पाथ डिफरेंस है या दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है वो लैम्डा बनेगी। और अगर मैं 1 से 3 जाना चाहूँ, 1 से 3, तो नोट करें यहाँ से यहाँ तक 1 वेवलेंथ और फर्दर एक वेवलेंथ आगे, तो कितना पाथ डिफरेंस बना, 2 वेवलेंथ के बराबर। और फोर्थ पॉइंट तक जाने के लिए 1 वेवलेंथ, 2 और ये 3 वेवलेंथ्स। तो मतलब दो पॉइंट्स अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर रखते हों, जबकि n की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस कंडीशन के तहत हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, मतलब उससे अपकमिंग नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स होंगे इस फेज डिफरेंस के साथ, वो सारे के सारे आपस में इन फेज माने जाएंगे। जबकि आउट फेज की बात करें तो आउट फेज में आपने एक चीज़ नोट करनी थी, जब मैंने आपको ये पढ़ाया तो इसमें मैंने कहा सी के साथ डी का अगर कंपैरिजन करें तो ये आउट फेज है। तो 1 2 3 4 ये हम ले लेते हैं 5 6 7 8। अब 1 से बात करें 5 तक, 1 से 5, तो ये आउट फेज है क्योंकि ऑपोजिट फेज हमारे पास, मतलब ऑपोजिट स्टेट्स बन रही हैं वाइब्रेशन की। तो यहाँ से यहाँ तक बात करती हैं, फिर 1 का कंपैरिजन करती हैं 6 के साथ, तो ये भी आउट फेज है। 1 का कंपैरिजन कर लेते हैं 7 के साथ, तो ये भी आउट फेज है। 1 से लेके 8 तक का कंपैरिजन करते हैं 1 और 8 का, तो ये भी आउट फेज है। तो अब वेवलेंथ की सेंस में हम इनके दरमियान पाथ डिफरेंस देखते हैं। 1 से 5 तक जाने के लिए देखें, ये एक क्वार्टर, अगर मैं वेव को कंप्लीटली 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करूं तो एक क्वार्टर और एक क्वार्टर, तो ये क्वार्टर और क्वार्टर मिलके हाफ बना देगा। मतलब 1 से लेके 5 तक जो हमारे पास लेंथ है ना वो बनेगी लैम्डा बाय 2, 1 से 5 पॉइंट तक। इसी तरह 1 से अगर मैं 6 तक बात करूं तो जरा इसमें नोट कीजिएगा, 5 से लेके 6 तक, ये अगर ट्रफ के लिहाज से देखें एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक, ये तो इक्वल वेवलेंथ हो गया। ये एक वेवलेंथ और उसके अंदर ये वाला एडिशनल हाफ ट्रैक जब मैं ऐड करूंगा तो हाफ एंड 1 बन जाता है 1.5, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 लैम्डा। और अगर हम बात करें
1 से 7 की, तो वो बन जाएगा 5/2 लेमडा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो देखा जाए तो λ/2 मतलब हाफ ऑफ वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है। ये मेरे पास बन रहा है 1.5 सॉरी ये हमारे पास ये मेरे पास बन रहा है 0.5, ये बन रहा है 1.5 और ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 एंड सो ऑन, हमारे पास ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास बात क्लियर होगी आउट फेज की। अब आउट फेज के लिए अगर हम पाथ डिफरेंस देखें तो वो पाथ डिफरेंस जो होगा ये बनेगा n+1 λ/2 के बराबर। कैसे? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 लगा दूँ, n जो है वो 0 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो मेरे पास देखें वैल्यू बनेगी λ/2। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ n की वैल्यू 1 तो 1+1 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग थी। ये हमारे पास बेसिकली 2n+1 है जो कि एक ओड नंबर, मतलब ओड नंबर की अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें ना, वो 2n+1 के साथ लिखा जाता है। तो अब अगर मैं 0 लगाऊं तो 0 पे मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 ख़त्म, λ/2 आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे n की जगह 1 लगाता हूँ तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 1 + 1 3 λ/2 3 λ/2। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 लगा देता हूँ तो 2 × 2 4 + 1 5 λ/2, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, हमारे पास इन फेज के लिए पाथ डिफरेंस क्या है वो हमने देखा, और एक आउट फेज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा वो देखेंगे। और एक बुक में आपके MCQ मतलब MCQ बेस है हमारे पास, वो कहता है कि फेज डिफरेंस अगर पूछा जाए ना तो वो किस तरह निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, phi = 2π/λ × x। मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास लेट से पॉइंट 1 है और 1 से कोई दूसरा पॉइंट कहीं पे भी पॉइंट है वो x डिस्प्लेसमेंट के फासले पे है। तो बताएं पॉइंट 1 और वो सर्टेन पॉइंट, लेट से मैं इस P पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तो वो 1 से P पॉइंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है आप उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकती हैं। जबकि हमारे पास ये जो x होगा ना, ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आपको वैल्यू दी जाएगी। जैसा कि हो गया कि एक पॉइंट आपके पास λ/2 फेज पाथ डिफरेंस पे है, λ/4 पे है, 3 λ/4। तो यहाँ पे वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दिया गया पाथ डिफरेंस लगेगा और उसको जब आप सोल्व करेंगे तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास आ जाएगा फेज डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें एक बात ये तो क्लियर हो गई। अब हम ज़रा चलते हैं लीड और लैग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, अगर मैं कहूँ कि ये वेव आगे को प्रोपोगेट कर रही है तो हमारे पास ओके, अब लीड और लैग मींस लीड का मतलब होगा जो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब जो आगे हो, लैग जो उसके पीछे पीछे बात चीज़ मूव कर रही हो। अब ज़रा नोट करें, अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो C और C' में से देखें जो आगे जाने वाला पॉइंट है वो C' आगे की तरफ है, जबकि C उसके पीछे पीछे मूव कर रहा है। तो C और C' में से अगर बात करें तो जो C' है इसको मैं कह सकता हूँ ये लीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लीड। जबकि C जो है ये चूंकि पीछे पीछे मूव कर रहा है C' के, तो इसे कहेंगे कि ये लैग कर रहा है। तो ये पॉइंट आपने अब समझना है कि लीड और लैग का मतलब क्या है। ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। जस्ट इसमें हम इतना ही डिफरेंस देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स के साथ साथ मज़ीद देखते जाएंगे। और सेकेंड ईयर में भी अलबत्ता इसका आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, बट इसको यहाँ पे फ़िलहाल आपने इतना ज़रूर तैयार करना है कि अगर एक डायरेक्शन में वेव मूव कर रही हो तो जो
आगे की तरफ वेव के पॉइंट्स बन रहे होंगे वो लीडिंग पॉइंट्स होंगे, और जो उसके बैक पे आ रहे होंगे वो सारे के सारे लैगिंग पॉइंट होंगे। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं जी कितने फेज के साथ लीड कर रहा है, तो हम याद रखना आपने ये फेज हमेशा एंगल के लिहाज से बोलना होता है। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी मुकम्मल एक वेव कंप्लीट हो रही है? यकीनन एक वेव कंप्लीट हो रही है। और एक वेव मींस एक साइकिल मींस हमारे पास जो ये लीड करने वाली टर्म है ना, वो 2 पाई के फेज से लीड कर रही होगी। अब ये ज़रा मज़ीद इसको ना एक्सप्लेन करके देखते हैं हमारे पास क्या पॉइंट बनता है। लेट्स से अब हमारे पास ना ये एक वेव है, हमें पता है कि ये हमारे पास 0 फेज़ होता है, ये हमारे पास π/2 होता है, ये हमारे पास पाई होता है, ये हमारे पास 3π/2 होता है, और ये 2 पाई। समझाने के लिए ही सिर्फ बात करनी है तो मैं यूँ कर लेता हूँ कि ये हमारे पास वेव है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट ए और पॉइंट बी, और वेव आगे को प्रोपोगेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है बी पॉइंट आगे है, ए पॉइंट बी उसके पीछे है। तो पूछा जाए कि बताएं ए और बी, इसमें से ये तो क्लियर है कि बी जो है ये लीड कर रहा है और जो ए है ये पॉइंट लैग कर रहा है। कितने फेज के साथ लीड और लैग कर रहा है? तो अब मुझे बताएं, इन 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। तो π/2 मैं कहूँगा कि जो बी पॉइंट है वो लीड कर रहा है पॉइंट ए से बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ λ/2। इसी तरह अगर मेरे पास एक पॉइंट बी है और मैं इसको सी के साथ लेट से यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, तो अंडरस्टूड बात है ये हमारे पास अब लीड करेगा, सेकंड केस के लिहाज से बोल रहा हूँ, और अब ये हमारे पास लैग करेगा, क्योंकि अब मैं बी और सी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो अब बी लैग कर रहा है और सी लीड कर रहा है। कितने फेज डिफरेंस के साथ? अब आपने ये देखना है, तो ज़रा नोट करें, एक क्वार्टर, ये चीज़ याद रखनी है, एक क्वार्टर π/2 का है हमारे पास। तो π/2 और एक क्वार्टर ये आ गया π/2। तो π/2 और π/2 कितना बना टोटल? पाई। मतलब सी पॉइंट जो है, सी लीड्स बाय बी विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। और नोट करें, अगर ये फेज डिफरेंस पाई है तो हमारे पास पॉइंट भी मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशंस पे आ रही हैं, एक फर्स्ट एक्सट्रीम पे और एक सेकंड एक्सट्रीम पे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फेज का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जिसको मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगा, वो पॉइंट आपने खुद कवर करना है। इसी के आगे एक हमारे पास सब हेडिंग है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, जिसमें वो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेसिकली होती है कि आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग के अंदर जो बेसिकली वेव्स बनती हैं ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो यहाँ पे जस्ट उसने क्या किया था, यूँ स्प्रिंग बांध के इसकी डिफरेंट लोकेशंस पे धागों को बांध के लटका दिया, थ्रेड्स को बांधा हुआ है, और फिर इसके एक साइड को पकड़ के खींचने की वजह से हुआ क्या, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बना। कंप्रेशन अब आपको पता है कौन सा रीजन होता है, जिसमें हम कहते हैं लूप्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएं। और रेयरफेक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं लूप्स एक दूसरे के बहुत अपार्ट हों, दूर दूर हों। तो इसमें अब बात करें तो ये सिंपली अब हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे ना, आगे किया और फिर पीछे किया, यूँ आगे पीछे जब करेंगे तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो वर्टिकली थ्रेड्स बांधे गए थे ये डिस्प्लेस होंगे। ये बेसिकली इनिशियली इसकी ये लोकेशन थी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ। अब मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ इस वक्त पार्टिकल्स क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हैं, जबकि ये वाला पॉइंट अपनी मीन पोजीशन पे ही जा रहे हैं। देखें उसमें किसी किस्म की चेंजिंग ही नहीं आई। ओके, जब ये वापस आएगा तो देखें एम्पलीट्यूड रिड्यूस होना शुरू हो गया,
और देखें ये हमारे पास पॉइंट वर्टिकली स्टेबल है। और इसी तरह जो यहाँ पे पॉइंट था वो भी तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ था। मतलब मैं अगर एक ही पॉइंट को लेके चलूँ, सिर्फ इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, जब ये आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आया, जब ये पीछे की तरफ आएगा तो ये हमारे पास इसकी स्टेबल फॉर्म आएगी, और जब ये स्प्रिंग पीछे की तरफ जाएगा तो थ्रेड भी इसके साथ इधर को मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेकंड एक्सट्रीम बनना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हैं, इसी लिहाज से मतलब जिस तरह हम इस मोशन को डिस्कस करते हैं जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ना, उनकी भी वेव फॉर्म एग्जैक्टली ट्रांसवर्स लाइक ही बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जबकि हमारे पास जो फेज डिफरेंस आज के टॉपिक में बेसिक जो हमारा समझने वाला टॉपिक था ना, वो था फेज रिलेशन वाला, ये वाला पॉइंट था। इसको आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिहाज से ज़रूर तैयार करना है, और इस फॉर्मूले को आपने साथ में ज़रूर देखना है। यहाँ इससे रिलेटेड हमारे पास ना MCQs बनती हैं। तो यही आज के लेक्चर का पार्ट था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको नया टॉपिक सिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।